हेलो फ्रेंड्स, द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। आज हम इस वीडियो में जो आईटीआर के इनकम टैक्स रिटर्न के दो नए फॉर्म आए हैं, आईटीआर 1 और आईटीआर 4, अभी वही केवल फॉर्म अवेलेबल हैं और वो भी एक्सेल यूटिलिटी में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन में अभी भी अवेलेबल नहीं है पोर्टल पे। इसीलिए अभी आपको पता होगा कि 27 मई 2025 को इनकम टैक्स ने एक सर्कुलर नंबर 6/2025 इशू किया था, जिसमें उन्होंने आईटीआर फाइलिंंग की डेट 31 जुलाई से बढ़ा के 15 सितंबर कर दी है। 31 जुलाई को जो उन लोगों की आईटीआर फाइल होती है जो इंडिविजुअल और एचओएफ हैं एंड जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होनी होती है, तो उनकी आईटीआर की नॉर्मल ड्यू डेट जो अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 थी वो 31 जुलाई थी। बिकॉज डिपार्टमेंट फॉर्म अवेलेबल नहीं करा पाया टाइम पे, तो उन्होंने डेट को बढ़ा के 15 सितंबर 2025 कर दी। ये तो रही बात सर्कुलर डेटेड 27 मई 2025 की। लेकिन जो दो नए फॉर्म आए हैं विच इज आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4, उन नए फॉर्म में भी अब आपको आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ एडिशनल डिटेल चाहिए। आपको आईटीआर 1 का एक कंपैरेटिव व्यू देने जा रहा हूँ जो 24-25 के लिए था। असेसमेंट 24-25 में आईटीआर 1 में क्या था, असेसमेंट ईयर 25-26 में उन्होंने क्या नई चीजें ऐड ऑन कर दी हैं। तो देखते हैं आईटीआर 1 में क्या नई चीजें हैं, ताकि आप आईटीआर भरने से पहले वो इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट कर लें, अपने क्लाइंट से ले लें, या अगर आपको खुद भरनी है तो अपने लिए वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट टू फाइलिंग ऑफ आईटीआर। क्योंकि असेसमेंट ईयर 25-26 में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट मांग रहा है आईटीआर के थ्रू, जो आज से पहले कभी नहीं मांगी जा सकती। तो चलते हैं आईटीआर के फॉर्म पे। मैंने दो आईटीआर फॉर्म खोले हुए हैं। आईटीआर 1 है, 1 बिलोंग्स टू आईटीआर for the assessment year 24-25. This is ITR 1 for assessment year 24-25, यानी कि जो मेरे लेफ्ट साइड में फॉर्म है वो फॉर्म है असेसमेंट ईयर 24-25 का ITR 1 है, और जो मेरे राइट साइड में फॉर्म है वो है असेसमेंट ईयर 25-26 का जो अभी अवेलेबल हुआ है, और ITR 1 ही है। दोनों के दोनों ITR 1 है। एक असेसमेंट 24-25 का है, एक असेसमेंट 25-26। से हमें समझने में आसानी होगी कि असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर भरते टाइम हमें क्या चीजें चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारी खुद की या हमारे क्लाइंट की। तो एक कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं। पहली बात तो हम ये डिसाइड करें कि आईटीआर 1 कौन भर सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आरएनओआर को छोड़ के कोई भी इंडिविजुअल आईटीआर को भर सकता है जिसकी इनकम अप टू 50 लाख है। हैविंग जो इनकम होनी चाहिए सैलरी से, 1 हाउस प्रॉपर्टी से, साथ में इंटरेस्ट वगैरह की अदर इनकम होनी चाहिए, और अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है विच इज एग्जम्प्ट अप टू ₹5,000 तो वो इनकम हो सकती है। तो ये लोग आईटीआर भर सकते हैं, बट दे शुड नॉट बी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। इंडिविजुअल जो जिनकी सैलरी आ रही है किसी कंपनी से, तो उस कंपनी के, वो किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, और हैज अनलिस्टेड शेयर्स, किसी अनलिस्टेड शेयर कंपनी के अनलिस्टेड शेयर होल्डर भी नहीं होने चाहिए। आईटीआर 1 भरने के लिए दोनों साल में सेम कंडीशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलते हैं पहले 24-25 का बेसिक देखते हैं। 24 असेसमेंट ईयर 24-25 सेम है, पहले फील्ड बिल्कुल सेम है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, यहाँ पे भी वही है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। फिर एड्रेस वाला पोर्शन था, इसमें भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कंपैरेटिवली सेम है दोनों के दोनों। लेकिन चेंज कहाँ पर आया, चेंज आना शुरू हुआ यहाँ से। पहली बार जब आप ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम को सिलेक्ट करोगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर ये कहोगे आई एम ऑप्टिंग आउट, यानी कि अब ऑप्टिंग आउट का मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 से ऑप्टिंग आउट का मतलब था कि आप 115 BAC के हिसाब से अपनी आईटीआर नहीं भर रहे हो, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड रिजिम में भरने जा रहे हो, जहां पे टैक्स स्लैब 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख एंड 10 लाख अबव के स्लैब रेट थे। तो जैसे ही आप देखो अभी यहाँ पे केवल बेसिक फॉर्म है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इनकम डिटेल, टीडीएस, टीसीएस, टैक्स पेड। यहाँ पे भी देखोगे असेसमेंट डेट 25-26 में देखोगे इनकम डिटेल, टीडीएस, टीसीएस एंड टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। बस यही फॉर्म थे, दोनों में अभी कॉमन है। लेकिन जैसे ही आप फॉर्म को बोलोगे कि मैंने न्यू रिजिम 115 BAC के हिसाब से आईटीआर नहीं भरनी है, तो वो कुछ नए फॉर्म खोल देगा। इस देखिए यहाँ पे क्या हुआ, असेसमेंट लास्ट ईयर भी कर रहा था,
80C का 80D का कॉलम था, 80G का कॉलम था, 80GGA था, 80GGC था, 80U एंड 80D था। तो ये जो डिडक्शन हमें ओल्ड रिजिम में मिलती है, न्यू रिजिम में नहीं मिलती है, इसलिए न्यू रिजिम में ये हाइड थी। अब जैसे ही मैं इसमें करूंगा असेसमेंट 25-26 के लिए करूंगा, तो यहाँ पर भी और सारी डिटेल कॉमन है, इसके अलावा एक नया फॉर्म ऐड कर दिया यहाँ पर, ये दो नए फॉर्म बेसिकली 80C और 80E, 80EE, 80EA, 80EEB, जो कि असेसमेंट डेट 24-25 में नहीं था। एक चीज, अब ये दो नए फॉर्म आ गए हैं यहाँ पर, जो 24-25 में नहीं थे, असेसमेंट 25-26 में आ गए। साथ में इसमें फर्स्ट पेज में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो अब आपको आईटीआर भरने के लिए कुछ एडिशनल डिटेल चाहिए होंगी। अगर आप ओल्ड रिजिम में आईटीआर भरने जा रहे हैं तो कुछ और डिटेल भी चाहिए होंगी जो पहले नहीं चाहिए थी। तो हम न्यू रिजिम में मोरलेस कोई चेंज नहीं है। अब मैंने दोनों जगह न्यू रिजिम सेलेक्ट कर लिया है, तो न्यू रिजिम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 80C की डिटेल थी, 80C की डिटेल यहाँ पे 5A में ही है, 5A में दोनों जगह उसने ऑफ कर दिए, ग्रे कर दिए, तो रिटर्न आपको यहाँ कुछ बननी है। न्यू रिजिम में 80C/CD2 मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में जो पेंशन में कंट्रीब्यूशन डालती है, वो न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम दोनों जगह मिलता है, तो दोनों जगह यहाँ पे इनेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो दोनों जगह अलाउड है। उसके अलावा न्यू रिजिम में 80C, 80D, 80DD कुछ भी नहीं मिलता है, कहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलती, तो दोनों की दोनों जगहों पे ऑफ है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे न्यू रिजिम में कहीं कोई चेंज नहीं है, न्यू रिजिम के फॉर्म बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। यहाँ पे न्यू रिजिम वाले केस में एक चीज ये नई आई है, ये ई पे टैक्स का टैब आ गया, 23rd नंबर है, यहाँ पे एक नया टैब आ गया ई पे टैक्स, जो कि पुराने वाले में नहीं था। यहाँ पे दो जगह ई पे टैक्स दिया हुआ है नए साल में, पिछले साल तक वो ई पे टैक्स का ऑप्शन नहीं था, वो टैक्स मैनुअल पे करके आना पड़ता था। तो ये हालांकि ई पे टैक्स न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम दोनों जगह दिखेगा, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल यही चेंज है और कोई मेजर चेंज है नहीं यहाँ पर। अब एक चलते हैं ओल्ड रिजिम की तरफ। असल में जब हम ओल्ड रिजिम में आईटीआर को सिलेक्ट करेंगे तो वहां मेजर चेंज आए हैं। तो मैं दोनों जगह ओल्ड रिजिम सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पेज पे आके आप सिलेक्ट करो, यस आई एम ऑप्टिंग आउट फ्रॉम द 115 बीएसई। 115 बीएसई से ऑप्ट आउट करने का मतलब है कि आप ओल्ड रिजिम में अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, यानी कि आप 80C की डिडक्शन भी लेंगे, 80D की भी लेंगे, 80U की लेंगे, 80DD की लेंगे, 80G की डिडक्शन लेंगे, सारी डिडक्शन आप क्लेम करने वाले हैं। तो अब जैसे ही मैंने ओल्ड रिजिम में सिलेक्ट कर लिया, तो अब ओल्ड रिजिम में देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, नए टैब आ गए, नए पेज खुल गए हैं जो पुराने में थे। उसके अलावा यहाँ पे नए पेज और आ गए, 80C और 80EE वाला, ये नए पेज आ गए जो यहाँ पे नहीं है पुराने में। अब इन पेजों में भी फर्क है, इन पेजों में जाके जैसे मैं 80D में जाऊंगा तो पहले 80D 24-25 असेसमेंट 24-25 तक 80D ऐसे ही मांगता था कि आपको ये बताना है कि हु इज क्लेमिंग, यू आर क्लेमिंग डिडक्शन फॉर हुम, फॉर सीनियर सिटीजन, योरसेल्फ एंड पर्सन विद सीनियर सिटीजन। तो अगर आप ये करते थे, जैसे आप ये कहते थे आई एम क्लेमिंग डिडक्शन विद नो सीनियर सिटीजन, तो जैसे ही अभी भी यहाँ पे आप करोगे क्लेमिंग द डिडक्शन विद नो सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पर वो अमाउंट मांगता था, प्रीमियम कितना पे करा, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना का, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का प्रीमियम कितना पे करा। और अब लेकिन यहाँ पर आप देखोगे करंट ईयर में, तो यहाँ पे वो इंश्योरेंस कंपनी का नाम मांग रहा है, यानी कि फ्रॉम वेयर यू बॉट द हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाट इज द पॉलिसी नंबर, व्हाट इज द इंश्योरेंस अमाउंट। तो ये डिटेल असेसमेंट ईयर 24-25 तक नहीं थी, जो कि अब यहाँ पर आ गई है। तो अब सेम केस है, अगर सीनियर सिटीजन के केस में मांगोगे तो यहाँ पर भी वो प्रीमियम अमाउंट ही पूछता था और क्वालिफिकेशन अमाउंट, क्वालिफाइंग अमाउंट मांगता था, लेकिन अब यहाँ पे फिर क्या मांग रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम, पॉलिसी नंबर और हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट। तो यानी कि अब एडिशनल डिटेल चाहिए आपको, पहले पॉलिसी नंबर नहीं चाहिए होता था, इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं चाहिए होता था, अब वो भी चाहिए। पेरेंट्स के केस में भी ये डिटेल एडिशनल डिटेल है, यहाँ पे वो भी चाहिए सेम डिटेल। तो 80C में एक ये एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं, एक्स्ट्रा डिटेल आपको भरनी होंगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे जो आपने खर्चा करा वो वाली डिटेल भी देनी है, सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। पहले केवल अमाउंट से काम चल जाता था, अब प्रीमियम का अमाउंट, पॉलिसी का नंबर और इंश्योरेंस कंपनी का नाम, वो सब देना है। यानी कि अब क्रॉस वेरिफिकेशन आराम से हो सकेगा। पहले कई बार ऐसा देखा जाता था कि लोग इसका मिसयूज कर सकते थे,
तो लेकिन अब उसको बंद कर दिया। पॉलिसी नंबर के बाद आप मिसयूज नहीं कर पाओगे, कोई भी आदमी गलत में पॉलिसी नंबर देगा तो ही मे बी लायबल टू फेस सम एक्शन, एडवर्स एक्शन। 80G में कोई चेंज नहीं है। 80G के जो डिटेल थी वो पहले भी ऐसी थी 24-25 में। यहाँ पे देखो 24 असेसमेंट 24-25 में सेम था, और सेम ही चीज है असेसमेंट डेट 25-26 में। 80GG ए में भी कोई चेंज नहीं है। 80GG ए में भी बिल्कुल सेम कॉलम है, सेम इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है जो असेसमेंट डेट 24-25 तक कर रहे थे। 80GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी दोनों फील्ड सेम है, यहाँ पे भी दोनों फील्ड सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 80U 80U एंड 80DD। 80U एंड 80DD क्या होता है? 80U का मतलब होता है अ पर्सन द असेसी इज सफरिंग फ्रॉम सम डिसेबिलिटी। असेसी जो ITR भर रहा है, अगर उसे कोई डिसेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, ही कैन क्लेम अ डिडक्शन अप टू ₹75,000। वो 75,000 रुपए तक की डिडक्शन 80U में क्लेम कर सकता है इफ द डिसेबिलिटी इज इन द कैटेगरी ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी। सीवियर डिसेबिलिटी मीन्स ऑटिज्म, cerebral palsy, multiple disabilities। अगर किस person the assessee who is filing the return he is suffering from multiple disabilities, cerebral palsy and autism, तो उसको जो डिडक्शन है 75 की जगह 1,25,000 तक क्लेम कर सकता है, बट अगेन इन द ओल्ड रिजिम ओनली। और जैसे ही आप, अगर आपके फैमिली में, अगर किसी एसएससी की फैमिली में कोई पर्सन है, डिपेंडेंट डिसेबल है, द डिपेंडेंट डिसेबल मे बी स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर एंड पेरेंट्स। तो अगर डिपेंडेंट डिसेबल है जिनके ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस पे उसको कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, देन एसएससी कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। 80DD में डिपेंडेंट डिसेबिलिटी के केस में की मेंटेनेंस और ट्रीटमेंट के लिए जो खर्च होता है उसके अगेंस्ट खर्च क्लेम कर सकता है डिडक्शन। इसमें भी सेम है 75,000 फॉर नॉर्मल डिसेबिलिटीज। अगर कोई सीवियर डिसेबिलिटीज है अगेन विच इंक्लूड्स सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो वो डिडक्शन 1,25,000 तक क्लेम की जा सकती है। तो 80DD और 80U में के फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, लेकिन असेसमेंट डेट 24-25 तक इसके बाद कोई फॉर्म था नहीं, इसके बाद कोई डिटेल देनी थी। अब 80C देखो, जो पहले वाले में जो था 80C की डिडक्शन फेस पे ही होती थी। 24-25 तक आप 80C की डिडक्शन यहाँ फेस पे ही देते थे, और यहाँ से डिडक्शन क्लेम हो जाती थी, आपको एडिशनल कुछ करना नहीं होता था। ये यहाँ पे आप 80C में लाइफ इंश्योरेंस और एन्युटी, प्रोविडेंट फंड वगैरह जो डिडक्शन, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी यहाँ डालते थे, काम चल जाता। लेकिन अब क्या करा है उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने फिगर पीछे से इंपोर्ट कराई है, वहां पे डिटेल डाल के आओगे। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू डाल नहीं पाओगे। यहाँ पे 5A में वैल्यू डालोगे तो यहाँ से लास्ट वाले फॉर्म से उठ के आएगी, और लास्ट वाले फॉर्म में एडिशनल रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, 80C में जो एलिजिबिलिटी है आपकी, अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80C, मान लीजिए मैंने 75,000 रुपए की डिडक्ट प्रीमियम पे करी है, तो यहाँ पे आप पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पॉलिसी नंबर, अगर मान लीजिए 80C आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करा है तो उसका पॉलिसी नंबर यहाँ पर, अगर आपने ELSS में इन्वेस्ट करा है तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर, जो ELSS का कोई अकाउंट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर कुछ आया होगा वो, ट्यूशन फीस वगैरह में इन्वेस्टमेंट करी है तो उसका यहाँ पर, तो वो आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ देना पड़ेगा, जो आज तक रेफरेंस नंबर पहले नहीं मांगता था डिपार्टमेंट, इस साल से वो जरूरी कर दिया। तो 80C की डिटेल अब डायरेक्ट नहीं, वहां नहीं पहुंचेगी, यहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट वहां आएगी। तो एक चीज ये देखनी है कि आपके पास, अब ये देखिए ये वहाँ 75,000 डल के आया तो यहाँ पर आ गया, तो आपको वहां पे ये डिटेल अब चाहिए बिफोर फाइलिंग, स्टार्टिंग द ITR फाइलिंग, आपको उसका पॉलिसी नंबर, रेफरेंस नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी ये फॉर्म भर पाएगा। साथ में यहाँ पर एक नई चीज और आई है, 80E जो एजुकेशन लोन के लिए था, हायर एजुकेशन के लोन के लिए था, और आपने इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी के लोन के लिए कोई इंटरेस्ट लिया था वो था। तो अब आपको ये डिटेल भी यहाँ पे देनी पड़ेगी, लोन कहाँ से लिया, इंस्टीट्यूट और बैंक का नाम, लोन टेकन कितने का लोन लिया, डेट ऑफ सैंक्शन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितना है, लोन आउटस्टैंडिंग एंड द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80E में कितना क्लेम, यही तो एजुकेशन के लिए 80E
ये होम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए होम लोन के लिए जो लोन लिया है उसकी डिटेल है। तो ये सारी डिटेल अब डिपार्टमेंट आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है ताकि कोई इन ऑटो अवेलेबल रिडक्शन का, छूट का कोई मिसयूज ना कर सके। जबकि लास्ट ईयर तक ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट ईयर तक आपको सीधे सीधे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए ATE ATEE ये डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट डल रहे थे ATEAA। तो जबकि अब की बार यहाँ पे एक अलग से पेज ऐड करा है ATE ATEE ATEE। तो ये डिटेल आपको बैंक के डिटेल देनी पड़ेंगी, बैंक के लोन अकाउंट नंबर देने पड़ेगा, बैंक का नाम देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ लोन देने पड़ेगा, लोन सेक्शन देना पड़ेगा। यानी कि इस साल असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR भरने से पहले आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी होगी। दिस वाज अ शॉर्ट कंपैरिजन ऑफ ITR 1। आने वाली वीडियो में ITR 4 का भी ऐसे ही शॉर्ट कंपैरिजन बताऊंगा आपको कि दोनों में क्या चेंज आया है। I hope you will be able to understand what is the difference between ITR 1 for the assessment year 24-25 and ITR 1 for the assessment year 25-26. Thanks for watching the text blueprint. Stay connected, subscribe, like, share and comment the video. Thanks for watching.